हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जितने भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं उन सारे प्रश्नों से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है? कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 6 प्रकार की। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर 2 प्रकार की समानताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। और यदि न्याय की बात करें, कितने प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है। और यदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो गया, और यदि स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया, ठीक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को किस देश की क्रांति से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति या फिर जर्मनी क्रांति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से अपनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को किस देश से अपनाया गया था? कनाडा, अमेरिका, रूस, आयरलैंड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को रूस की क्रांति से अपनाया गया था। और रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में रूस की क्रांति से इसको अपनाया गया था, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को 1917 रूसी क्रांति से अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 सब क्लॉज ए, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 26। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 सब क्लॉज ए के तहत राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता और राष्ट्रध्वज न फहराने की स्वतंत्रता दोनों मौलिक अधिकार घोषित किया गया, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रध्वज फहराना चाहता तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रध्वज नहीं फहराना चाहता है तो कोई उसे ज़बरदस्ती राष्ट्रध्वज फहराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 में वंश, जाति, धर्म, लिंग, स्थान, समुदाय, उद्भव आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक। और अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपने धर्म के उन्नति, उनका प्रसार प्रचार करने के लिए कोई मतलब
ये अधिकार देता है कि उसका प्रयास जो है वो कर सकते हैं, धार्मिक समुदाय अपने धर्म का प्रचार प्रसार उन्नति करने का प्रयास कर सकते हैं। और वहीं अनुच्छेद 25 देखिए, अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है अपने धर्म को मानने की, ठीक है। और अनुच्छेद 26 सामूहिक स्वतंत्रता देता है अपने धर्म को मानने की, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 और 26 में ये जो डिफरेंट है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 सब क्लॉज ए नवीन जिन्नावाद में राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए, और इसी में आप कहा जाएगा निद्रा का अधिकार, ठीक है, जो बाबा रामदेव के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को असमय जाकर के जगाया नहीं जा सकता, मतलब निद्रा का अधिकार भी अनुच्छेद 19 सब क्लॉज ए के तहत मूल अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी इसी के तहत मूल अधिकार है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। स्वच्छ पर्यावरण जो है ये सब इसी के तहत, समाचार पत्र मतलब प्रेस की स्वतंत्रता ये भी इसी के तहत आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मूल अधिकार अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समता का विचार किस देश से अपनाया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधि के समक्ष समता, इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से लिया गया, जबकि विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। विधि के समक्ष समता मतलब कानून की नज़र में सभी समान हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व 42वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? बताइए। अनुच्छेद 43 सब क्लॉज बी, अनुच्छेद 39 सब क्लॉज ए, अनुच्छेद 43 सब क्लॉज ए, अनुच्छेद 48 सब क्लॉज ए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43 सब क्लॉज बी। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 43 सब क्लॉज बी में सहकारी समितियों की स्थापना की बात की गई है, ठीक है। सहकारी समितियों की स्थापना की बात की गई है इसमें, ठीक है। और अनुच्छेद 39 ए में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 39 सब क्लॉज ए में कहा गया है निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 43 ए में क्या कहा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक। और अनुच्छेद 48 ए में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना यह राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। ये राज्य का कर्तव्य है। चलिए, तो आपने अच्छे से सुन लिया होगा। 43 बी सहकारी समितियों की स्थापना से संबंधित है। और इसको कब जोड़ा गया था ये भी याद रखिएगा। इसको जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था, ठीक है, इसे 2011 में। और 39 ए तो आपने अभी बताया कि निःशुल्क न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ठीक। 43 ई उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48 ए वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों की स्थापना से संबंधित है, जिसे 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए। किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? मतलब SC/ST समुदाय के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के रूप में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 91वां संविधान संशोधन द्वारा, 65वां, 82वां संविधान संशोधन द्वारा या फिर 31वां संविधान संशोधन द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 65वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 के तहत 80 के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए 65वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया था। और एक बात आपको बता दें, ध्यान में रखिएगा कि फिर 89वां संविधान संशोधन द्वारा एक और अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा? अनुच्छेद 338 सब क्लॉज ए। ठीक, और इसके तहत क्या किया गया है जोड़ने के बाद? अनुच्छेद 338 सब क्लॉज ए के तहत ये प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति के लिए एक अलग आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग आयोग। मतलब इसके तहत ये किया गया कि अनुच्छेद 338 ए के तहत एक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और ये जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था इसको बदल जाति आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, मतलब एक अनुसूचित जाति आयोग, एक अनुसूचित जनजाति आयोग। तो सीधा सा मतलब ये है कि अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया और अनुच्छेद 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया? 89वां संविधान संशोधन द्वारा। और दोनों का सम्मिलित रूप से गठन कब किया गया था? वो 65वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को आधारभूत ढांचा घोषित किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा शाहनीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, केशवानंद भारतीवाद या फिर एसआर बोम्बईवाद? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मिनर्वा मिल्सवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। देखिए, मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन तथा न्यायिक समीक्षा को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। ठीक है, मतलब न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो संतुलन है इसको संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं कहा था? आइवर जेनिंग्स, श्री नसीरुद्दीन, ग्रेनविल ऑस्टिन, के.एम. पडिक्कर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नसीरुद्दीन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं कहा गया था। जी, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वन लाइनर की तरफ मतलब पूछ लेता है ज़्यादातर एग्जामों में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि नसीरुद्दीन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां या फिर 31वां? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 26वां संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्रीवी पर्स होता क्या है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारी जो रियासतें थे उनका विलय भारत में हो गया था। ठीक है, भारत देश में उनका विलय हो गया था। तो उस समय जो बजट पेश किया जाता था उसमें एक हिस्सा, उस बजट में एक हिस्सा इन लोगों के लिए निकाल के रखा जाता था। प्रीवी पर्स का सीधा मतलब क्या है कि पेंशन, जब बजट पेश होता था उसमें से एक हिस्सा इन लोगों को पेंशन के रूप में जाता था। ठीक है, तो 26वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि इनको प्रीवी पर्स के रूप में जो पेंशन दिया जाता है उसको अब नहीं दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए 26वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 26वां संविधान संशोधन द्वारा राजाओं महाराजाओं को दी जाने वाली प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। प्रीवी पर्स को आप सीधा बस समझिएगा, पेंशन समझ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने या मतदान करने का अधिकार दिया गया? 39वां संविधान संशोधन द्वारा, 70वां संविधान संशोधन द्वारा, 65वां या फिर 94वां? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। ठीक है, देखिए 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया गया। और एक बात आपको बता दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मात्र बस भाग लेते हैं। चाहे संसद के मनोनीत सदस्य हों या राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य हों, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और राज्य विधान परिषद के सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मतलब सीधा सा मतलब ये है कि ये ध्यान में रखिएगा कि राज्यों की बस विधानसभाएं भाग लेती हैं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा को संसद के दोनों सदनों से कितने दिनों के भीतर सहमति मिलना अनिवार्य है? बताइए, 2 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने या फिर 6 महीने? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 महीने के भीतर। और एक सहमति मिलने के बाद ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है कब तक लागू रहेगा? 6 माह तक। ठीक है, और 6 माह तक इस ऐसे प्रस्ताव पारित करते करते इसे हम राष्ट्रपति जब तक चाहे आजीवन काल तक राष्ट्रीय आपातकाल को लागू रख सकता है। ठीक है, और ये देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदित करना अनिवार्य है। और एक बात बता दें आपको, राष्ट्रपति शासन के लिए 1 महीना है और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कितना है? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए ये 2 महीना है। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 1 महीना है, राष्ट्रपति शासन के लिए 2 माह है और वित्तीय आपातकाल के लिए 2 माह है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 1 महीना, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के लिए 2 महीना। ठीक है, मतलब उसे 2 महीने के भीतर अनुमति मिलना चाहिए और राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के भीतर अनुमति मिलना चाहिए। और एक बात बता दें, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने साल तक जारी रह सकता है? 3 साल तक। 3 साल से अधिक किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन को जारी नहीं रखा जा सकता। वैसे तो राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के लिए जारी होता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक अगर किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन को जारी रखना है तो उसके लिए 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है? या तो चुनाव आयोग यह कहे, मतलब लिखित रूप में यह प्रमाणित करे कि हाँ उस क्षेत्र में अभी चुनाव कराने में चुनाव आयोग असमर्थ है, या फिर दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में उस टाइम आपातकाल लागू हो। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हो तो राष्ट्रपति शासन को जो है 2 वर्षों के लिए अतिरिक्त बढ़ाया जा सकता है, मतलब 3 वर्ष के लिए। लेकिन 3 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन को नहीं बढ़ाया जा सकता किसी भी कंडीशन में। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक लागू रख सकता है और जब इसे चाहे तब इसे वापस ले सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुमोदन कितने महीने में? 1 महीने में, और राष्ट्रपति शासन के लिए 2 महीने में, राष्ट्रीय और वित्तीय आपात के लिए 2 महीने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 68वां संविधान संशोधन द्वारा, 91वां संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 87वें संविधान संशोधन, या फिर 72वें संविधान संशोधन द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 91वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक, ये किसके लिए? ये संसद के लिए प्रावधान था।
और राज्य विधानसभाओं के लिए क्या था कि राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक और 12% से कम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें जो है संसद वाले में, ठीक है, केंद्रीय स्तर पे जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद वाले में जो है उसमें अधिकतम संख्या का को तो वर्णन किया गया है कि 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम का वर्णन नहीं किया गया कि न्यूनतम कितना तक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में अधिकतम 15% और न्यूनतम 12%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा निर्धारित किया गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकारों का वर्णन किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 300, 136 के तहत, अनुच्छेद 131 के तहत, 143 या फिर 133? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 131, मतलब ऑप्शन बी। देखिए अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक क्षेत्राधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा, गॉडगिल समिति द्वारा, पीके थुंगन समिति या फिर अशोक मेहता समिति? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गाडगिल समिति में सिफारिश या सुझाव पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने का सुझाव मतलब प्रावधान किया जाए, और इसका सुझाव किसने दिया था? गॉडगिल समिति ने। देखिए गॉडगिल समिति द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, ठीक है। गॉडगिल समिति द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसे बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज के लिए आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नों की सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।